हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस के बारे में। मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस आपके सामने है। आमतौर पर एमपीपीएससी 2000, हालांकि एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन है, लेकिन चूंकि सिलेबस अभी हाल ही में चेंज हुआ है तो वापस से सिलेबस दोबारा चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आप ये मान सकते हैं कि 2021 में भी लगभग इसी फॉर्म में आपको सिलेबस मिलेगा, है ना। नाउ यहाँ पे कंसर्न है कि सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे और कितना पढ़ना है ये भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, लिंक शेयर की आती हैं और पीडीएफ भी शेयर किए आते हैं, तो आप उसके माध्यम से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो आप हमारा लर्न सर्विसेज मेंस नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे शाम को 4 बजे, देखिए इसी यूट्यूब चैनल में शाम को 4 बजे एक लाइव सेशन होता है, लाइव डिस्कशन होता है, जहाँ पे बताए जाते हैं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है और इवेंटली आप लोगों के द्वारा दिए गए जो आंसर्स हैं उसको वहाँ पर चेक करके बताया जाता है कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सिलेबस डिकोड में। इस सिलेबस डिकोड में हम लोग जानेंगे कि बेसिकली हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो सिलेबस डिकोड किया जा रहा है ये आपके एमपीपीएससी 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है उसमें काफी काम आने वाला है। आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 यूनिट दी हुई है। तो चूंकि 10 यूनिट का डिवीजन इस तरह से किया गया है तो हम उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि हर एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक यूनिट को आपको स्पेशल अटेंशन देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से इतने पर्याप्त क्वेश्चन आएंगे जो आपके फाइनल सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो पहली यूनिट यहां पर अलॉट किया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत एवं साहित्य। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा मध्य प्रदेश हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है। मध्य प्रदेश हिस्ट्री पढ़ने का यदि हम बात करें कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, हालांकि बहुत सारी किताबें हैं। एक टाटा मैकग्राहिल की बुक आती है हिंदी मीडियम की, जितेंद्र सिंह भदौरिया की किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं और वो भी बढ़िया बुक है। वैसे आप माहेश्वरी की किताब भी पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है। महेश कुमार वर्डवाल और रूप सिंह की किताब आती है, स्पेशली यदि हम बात करें मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन करके, तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं। वहाँ भी इतिहास अच्छा दिया हुआ है। तो ये सारी किताबें आप रेफर कर सकते हैं, सारी नहीं रेफर कर सकते, कोई एक किताब रेफर करना है आपको। जो भी किताब आपको लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। एक ही किताब से पढ़ें, बहुत सारी किताबें ना रखें, अदरवाइज वो एक मिक्सअप हो जाता है। और जहां तक की बात है, कुछ लोग कहना ये है कि मिस्टेक्स तो मुझे ऑलमोस्ट हर किताब में थोड़ा बहुत मिली है और मिस्टेक्स दैट्स लाइक इनएविटेबल थिंग, वो मतलब आती ही है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, ये आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको मिस्टेक्स हैं वहाँ पे आप हमारे चैनल में आके कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ों को मैं रिजॉल्व कर सकूँ, है ना। तो पहला टॉपिक है इसे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। देखिए प्रमुख घटनाएं जो हैं, इसमें जितने भी हमारी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी होगी। दूसरा, प्रमुख राजवंश में जितने भी राजवंश हमारे मध्य प्रदेश में, चंदेल हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं, या जो भी वंश राजवंश है, गौड़ राजवंश है, उन सभी राजवंशों के जो प्रमुख राजा हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए। उनके द्वारा जो बनाए गए जो टेम्पल्स हैं या उनके द्वारा बनाए गए जो किले हैं वो तो पता होने ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये पता होना चाहिए जो प्रमुख राजा हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर एमपीपीएससी पूछती है कि कौन सा राजा, ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख राजा हैं उनका नाम आपको याद रखना है, तो इसलिए जिससे आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिक्कत ना जाए। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था इस तरह से, तो आप लोग याद रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम बात करें तो इससे मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे जो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स रहे, जैसे झंडा सत्याग्रह है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है। इसके अलावा चरण पादुका हत्याकांड है, या इसके अलावा जंगल सत्याग्रह है, या इसके अलावा आप कह सकते हैं जो हमारा 1847 की रिवोल्ट में नीमच से सत्याग्रह की शुरुआत, नीमच से रिवोल्ट की शुरुआत होती है। तो वो कब से शुरुआत होती है? 3 जून से होती है। तो ये ऐसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा इन जो आंदोलन है इनकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख नेता कौन है? तो ये स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश के योगदान में आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है।
हालांकि आपकी जो किताब है वो पढ़ेंगे, लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई इसमें थोड़ा स्पेशल अटेंशन आपको देना है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, ये टॉपिक जो है देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। कलाओं में स्थापत्य कला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य में जितने भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए हमारे मध्य प्रदेश में, जैसे कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल्स हैं, ये पूछा जाता है कौन से टेम्पल्स कौन सी शैली पे संबंधित है, नागर शैली पे कौन से हैं। हालांकि अधिकांश नागर शैली पे बने हैं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में नागर शैली होती है, साउथ इंडिया में द्रविड़न होती है, बीच में वेसर शैली होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ये पूछा सकता है कौन से टेम्पल का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया, कौन से किले का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां बोलियां, तो जनजातियों में यहाँ पे जनजातियों का जो कल्चर है वो आपसे पूछा सकता है। जो उनके लोकगीत है, लोक नृत्य हैं, उनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी जनजातियों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, और साथ में ये भी आपको पढ़ना है कि जनजातियों का जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उसमें महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, जैसे तांत्या भील हैं, उनका नाम याद रखना है। उनका वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, है ना। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, जिन्हें आप स्पेशल अटेंशन देंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, देखा जाए तो ये टॉपिक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन चीज़ों को, फैक्ट्स को रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ऐसे बम्बुलिया लोकगीत जो है कहाँ से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। मशानिया कहाँ से संबंधित है, किस चीज़ संबंधित है, मृत्यु के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे आते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होगा। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आपको जितना रिवीजन आप कर सकें इस पार्ट का वो आप करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें भूलती बहुत तेजी से हैं, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरे साहित्यकार आप रट डालिए, लेकिन तकरीबन 8 से 10 साहित्यकार जो हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा जो कृतियाँ हैं की गई हैं, उनको आप जरूर याद रखिए। जैसे कालिदास की जो कृतियाँ हैं अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। जो भवभूति हैं, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनकी कृतियाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान है या जो माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे जो महत्वपूर्ण साहित्यकार उनकी जो कृतियां हैं वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तकरीबन 9 से 10 साहित्यकारों की कृतियां आपको बार बार रिवाइज करनी है। तो ये त्योहार, लोक संगीत और ये साथ में साहित्यकार, ये टॉपिक जो है काफ़ी भूलने वाला है, तो इसको जितना आप रिवाइज करें उतना अच्छा है। हो सके तो कहीं पर आप चिपका दीजिए, ऐसे लिख कर 8-10 साहित्यकारों के बारे में लिखकर, उनकी कृतियाँ लिखकर आप कहीं पे चिपका दें। जहाँ पर आप फोटो अपनी, जहाँ पे अपना देखते हैं, अपना मिरर लगा रखा है, अपने आईना लगा रखा है, वहीं पे आप देख लें, तो वो आप देखते रहेंगे सुबह शाम। तो जितना बार आप अपना इमेज देखेंगे, मिरर देखेंगे, उतनी बार आप उसको देखेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। वो चीज़ें बार बार रिवाइज होती रहेंगी, तो और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, धार्मिक और पर्यटन स्थल से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। स्पेशली हमारे मध्य देश में धार्मिक स्थल है भी बहुत सारे, है ना, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। और पर्यटन स्थल में जितने भी हमारे, देखिए पर्यटन स्थल के जो कुछ टॉपिक हैं जो आप ऑलरेडी यहाँ पर प्रमुख राजवंशों में पढ़ें, इसमें कौन से राजवंश के द्वारा कौन सा टेम्पल बनवाया गया, कौन से राजवंश के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ही ऑब्वियस होते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे कई बार पर्यटन स्थल में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है ना। जैसे माणक की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। तो ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। गुफाओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई बार वो कंफ्यूज करते हैं, तो आपको उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज ओनली वे। यहाँ पर मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, यहाँ पर मध्य प्रदेश मोस्टली फैक्ट है, जिसको आप रिटेन तभी कर पाएंगे, अपने पास तभी रख पाएंगे जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, तो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर पूछा गया, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो हालांकि जनजातीय व्यक्तित्व और प्रमुख जनजातियां लगभग टॉपिक सिमिलर है, लेकिन फिर भी आप इसको जनजातीय व्यक्तित्व में, जैसे तांत्या भील हैं या ऐसे जो पर्सनालिटी भी नायक हैं, ऐसे लोगों के नाम आप याद रख सकते हैं। और साथ में जैसे गंजन सिंह कुरकू हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, और उनके बारे में थोड़ी सी आप फैक्ट कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये रहा मध्य देश का इतिहास, इसको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारे सामने है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, ओके, भारत का इतिहास पहली बात आपको पढ़ना कहां से है। देखिए, भारत का इतिहास पढ़ने के लिए आप कौन सी चीजों को रेफर कर सकते हैं। पहली बात, आप मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा रोल है इसमें,
तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया आती है आधुनिक भारत, आप उसको पढ़ सकते हैं, काफी बढ़िया किताब है, कंपाइल्ड बुक है। वैसे आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी तीनों ही आती हैं, प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक। तो ये एनसीईआरटी की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ उसमें दिया है, उतने से आपका काम हो जाएगा, एनसीईआरटी से भी आपका काम पर्याप्त हो जाएगा। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वो तमिलनाडु एनसीईआरटी काफी पतली है और उसने चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया है, ऐसा लगेगा जैसे आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, ऐसे कंपाइल किया हुआ है। तो इन केस आप तमिलनाडु की जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो मार्केट में फोटोकॉपी मिल जाती है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी रिसोर्स आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं। घटनाएं तो चलो ठीक है, कई बार कुछ युद्ध पूछ ले आते हैं, कौन से युद्ध कहां हुआ, लेकिन प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं भी पूछा जाता है। और ये आमतौर पर हमने कई बार ऐसे पैटर्न देखे हैं कि जो पुराने जो राजा हैं, राजवंश हैं, उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, स्पेशली प्रशासनिक जो है वो अक्सर पूछ जाते हैं। जैसे कि जिले को वहां पर क्या बोलते थे, है ना, जिले का मुखिया कौन होता था, प्रांतों को क्या बोलते थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये थोड़ी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, हालांकि आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन इन चीजों को थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है। प्रशासनिक स्ट्रक्चर में यदि किसी का कोई थोड़ा अलग स्ट्रक्चर, चोलों की बात कर रहे हैं तो चोलों का जो प्रशासनिक ढांचा है वो कैसे था, है ना। इसके अलावा चोलों ने अपने प्रशासन को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का फॉलो किया, उसमें जैसे कि उन्होंने नेवल को अपना मजबूत बनाया, नेवी उन्होंने कहाँ तक उन्होंने एक्सपांड की, तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोस्टली जिलों को क्या बोलते थे, प्रदेश को क्या बोलते थे, जिले का जो अधिकारी था उसको क्या बोलते थे, है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा आता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसमें आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे ही। अब कुछ लोग कहना है कि सामाजिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे थे जो धार्मिक सुधार आंदोलन का भी काम कर रहे थे। तो ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, सत्य समाज है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो है आपको पढ़ने हैं, साथ में जानना है इनका फॉर्मेशन कब हुआ, कब बने, और साथ में पढ़ना है इनके महत्वपूर्ण जो नेता है जिन्होंने इसका फॉर्मेशन किया वो कौन थे, है ना, और उनके द्वारा जो किया गया कोई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उनके टाइम में एक और चीज है, जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय की बात करें, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब उसके 1829 की यदि हम बात करें तो वहां पर एक सती एबोलिशन एक्ट पास किया गया 1829 में। अब उस समय वहां पे गवर्नर जनरल कौन था, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता था, आपको बताना है विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं कई बार, तो ये चीजें भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। मतलब आंदोलन तो पढ़ने हैं, लेकिन उसके नियर बाई जो है वहां पर कौन वाइसराय या गवर्नर जनरल था, तो ये भी थोड़ा सा यदि आप पढ़ सकें तो अच्छी बात होगी। ऐसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस गवर्नर जनरल के टाइम में लाया गया, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं ना। ये जरूर पूछा आता है कि इसको लाने में किसका श्रेय था, कौन से आंदोलन का श्रेय था, लेकिन ये भी पूछा आता है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कि ये आंदोलन के दौरान या ये एक्ट आने के दौरान कौन उस समय गवर्नर जनरल था। ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पूछा है, एमपीपीएससी पूछेगी, है ना। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, अब देखिए इसमें तो ऑलमोस्ट ये गांधीयन एरा का जो टाइम है वहीं से पूछा आता है। हालांकि आमतौर पर इसको करेक्ट कर सकते हैं 1857 रिपोर्ट में भी यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये किसने कहां पर आंदोलन को आगाज किया, नेतृत्व किया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। दूसरी बात यहां पर 1857 के बाद जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, मतलब 1825 में होता है, उस समय जो अधिवेशन हुए हैं कई बार पूछा आता है कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है। तो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे पहला अधिवेशन महत्वपूर्ण था तो उसकी अध्यक्षता किसने किया, है ना, तो वहां पे आपको याद रखना है। या इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और है, जैसे 1907 का जो अधिवेशन है काफी महत्वपूर्ण है, जहां पे सूरत में कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए थे, गरम दल नरम दल हो गए थे, तो ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। या इसके अलावा लखनऊ पैक्ट है 1916 का, तो वहां पर लखनऊ पैक्ट जब हुआ जहां पे गरम दल नरम दल इकट्ठे हुए, मुस्लिम लीग वहां प्रेजेंट हुई, तो वहां पे अध्यक्षता किसने किया। 1916 में यदि हम बात करें, अंबिकाचरण मजूमदार जब अध्यक्षता कर रहे थे, तो पता होना चाहिए गांधी जी भी वहां गए थे, और गांधी जी को बेसिकली चंपारण के लिए इनवाइट किया था बेसिकली राजकुमार शुक्ला ने।
तो ये नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ी सी आपको पढ़ते वक्त इन चीजों को भी विशेष ध्यान रखना है। हालांकि गांधी एरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो गांधी एरा को आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन फिर भी जो बाकी फैक्ट्स हैं वो भी आपको यहां पर माइंड में रखने हैं, सजो के रखने हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। अब रीऑर्गेनाइजेशन जब स्टेट का होना स्टार्ट हुआ तो वहां पर कई सारी कमेटी बनाएगी, है ना, जैसे जेवीपी कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी तरह कमेटी। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, है ना, तो ये जो चीजें हैं ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो भी एग्जाम में पूछा सकता है। तो थोड़ी सी ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कौन सा राज्य है जो पहली बार भाषा के आधार पर अलग हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, एक पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। तो ऐसी चीजें थोड़ी सी आपको यहाँ पर पढ़ के जानी है ना। ये चीजें हो सकता है आपको एक एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएगा, है ना, बट आप पढ़ सकते हैं। ये चीजें आपकी हिस्ट्री की किताब में भी, मॉडर्न हिस्ट्री किताब में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ, उतना पता है। लैंड सीलिंग एक्ट जो है या जो भूमि सुधार आंदोलन जो है कुछ चलाए गए थे, तो उसके बारे में जैसे विनोबा भावे का जो कंट्रीब्यूशन है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वहां से भी क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। थोड़ी सी ये चीजें भी आपको पढ़नी है ना। चलिए, तो आई एम श्योर ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगला है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश की भूगोल की बात करें तो मध्य प्रदेश के वन है। देखिए, मध्य प्रदेश का भूगोल कहां से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है टाटा मैकग्रा-हिल का जो भदौरिया की किताब है, या तो भदौरिया किताब से आप पढ़ सकते हैं, या तो ये रूप सिंह यादव की किताब है, इससे पढ़ सकते हैं। महेश कुमार वडवाल की किताब है, ये मेरे को बेसिकली देखा है तो सही लगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह था कि महेश कुमार वडवाल या रूप सिंह यादव की जो किताब है इसमें कुछ गलतियां हैं, जो कि हमने नोटिस भी किया है। तो बट आई थिंक उतनी गलतियां कई सारी किताबों में मिल जाती है, तो इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैक्ट जो है अच्छा तरीके से कलेक्ट किया गया है, तो आप उस किताब को रेफर कर सकते हैं। किताब बढ़िया है, यू कैन रेफर दैट बुक। नाउ, मध्य प्रदेश का भूगोल यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहां पे इसमें क्या चीजें कहां से पढ़ना है डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के वन है, वनोपज है, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए जो बढ़िया किताब है, या तो पुणेकर आप रेफर करें या तो महावीर रेफर करें, बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन याद रखिएगा, एक थ्योरी किताब होनी चाहिए आपके पास में और एक एमसीक्यू किताब होनी चाहिए। आप ना तो 10 थ्योरी किताब खरीदिएगा ना तो 10 एमसीक्यू किताब खरीदिएगा, बिकॉज आपको एक ही किताब थ्योरी पढ़नी है और बार बार पढ़नी है वही किताब, और एक एमसीक्यू की किताब खरीदनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब खरीदनी है, चाहे पुणेकर खरीद लो चाहे महावीर खरीद लो, लेकिन एक ही किताब होनी चाहिए। और इन्हीं चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो थ्योरी पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाएगा, और एमसीक्यू करोगे तो आपके प्रीलिम्स का जो फैक्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, स्पेशली मध्य प्रदेश के मामले में। ना, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाएं वाला जो टॉपिक है ये ज्यादा लेंदी नहीं है, आमतौर पर ही पूछा जा सकता है कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहां पे हैं, या पूछा सकता है कौन सी पर्वत श्रृंखला किस मेजर श्रृंखला का पार्ट है। सतपुड़ा की बात करें, मैकाल की बात करें, है ना, महादेव, है ना, ये सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कहां पे कौन सी हैं, तो ये पूछा सकता है एग्जाम में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्वत की बात करें, कई बार पूछा जाता है इसकी चोटी कौन सी है, तो ये भी थोड़ी सी आपको पढ़ना है। नदियों की बात करें, नदियों का टॉपिक बहुत ही बड़ा है, ब्रॉड है, और इसमें ही देखा जाए तो पूरा मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी बसा हुआ है। नदियों का उद्गम कहां से होता है, नदियां कौन सी नदी से जाके मिलती हैं, नदियों में कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा आता है। एवनली जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना अभी लॉन्च हुई है, उसके बारे में करंट अफेयर पूछा सकता है, कितने रुपए की परियोजना लॉन्च की गई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो सरकारें हैं उनका कितना भागीदारी रहेगी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ी आप तैयार कर रखिएगा, यहां पे फोकस आपको ज्यादा करने की जरूरत है, स्पेशली नदियों में। वन्य जीव की बात करें तो यहां पर आपको जो फॉरेस्ट है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें आपको स्पेशल अटेंशन देना है बायोस्फीयर रिजर्व पे, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। तो जो कि बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछा जाते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब बना है। दूसरी बात, नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं और कौन कौन से हैं, कहां पर लोकेटेड हैं। तो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सेंचुरी चूंकि बहुत सारी हैं, तो सेंचुरी के बारे में आप हल्का से इतना याद रखें कि कौन सेंचुरी जो है वो कहां पर स्थित है, तो इतना ही पर्याप्त होगा। लेकिन ये चीजें आपको स्पेशल अटेंशन से पढ़ना है। वनोपज की बात करें तो लगभग ये उसी में काउंट होता है। हाँ, यदि कोई विशेष चीज जो है यदि कहीं से उसका उत्पादन होता है तो वो चीजें एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। सॉरी,
यदि कोई विशेष चीज जैसे अफीम की खेती कहाँ पे होती है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। तो ये पोर्शन यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज को, ये पहली लाइन को आप बहुत ही ज्यादा अटेंशन देना है आपको। हो सकता है इस पहले ही टॉपिक को कंप्लीट करने में आपका बहुत सारा टाइम चला जाए, लेकिन आपको बड़े ही एहतियात से पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें तो यहां पे कौन से क्षेत्र में किस तरह की जलवायु है, ये क्वेश्चन अभी पीएससी पूछा भी था, भी आपको पता होना चाहिए। कहां पे गर्मी ज्यादा होती, कहां पे बारिश ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र कैसा है, पश्चिमी क्षेत्र कैसा है, ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ी सी पढ़नी है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से आपको अक्षांश देशांतर के हिसाब से चीजें कनेक्ट करके पढ़नी है। आप थोड़ी सी ध्यान से पढ़ेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन का टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक मिनरल्स के लिए बात यदि हम करें, एक कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, उसकी जो फेमस माइन है कौन सी है, ये पूछा सकता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। जैसे मलाज खंड किस लिए फेमस है, भरवेली माइंस में क्या चीज है, अगर गांव जो होशंगाबाद वाली है वो टंगस्टन के लिए फेमस है, पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। या हमारे मध्य देश की बात करें तो यहाँ पे जो कोल की सबसे मोटी लेयर जो है जो सिंगरौली में है 136 मीटर की, वो पूछी जा सकती है आपसे। या आपसे पूछा सकता है तो कोल कहाँ पाया जाता है, सुहागपुर, ये कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। या पन्ना में देखें तो कौन सी प्रकार की जो चट्टानें हैं जिसमें हीरा पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थोड़ी सी खनिज संसाधन में आपको स्पेशल अटेंशन देना है। खनिज संसाधन के क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधा सीधा रहते हैं, लेकिन यदि आप उसको रिवाइज करके जाएंगे 2-4 बार तो आपको शायद चीजें ज्यादा रिटेन करने में आसानी होगी, मतलब उसको अपने दिमाग में रखने में आसानी होगी। तो जस्ट रिवाइज मोर एंड मोर। मध्य प्रदेश से परिवहन की बात करें तो इसमें अभी हाल ही में नेशनल हाईवे जो है, स्टेट हाईवे जो है, उसकी नई कोडिंग हुई है। तो जो नया वाला है उससे आप थोड़ा सा रिवाइज करेगा। दूसरी बात यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पे परिवहन में बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस मत दीजिएगा, थोड़ी सी देखते रहिएगा कौन सी नेशनल हाईवे कहां से गुजरती है, सबसे बड़ी नेशनल हाईवे कौन सी, सबसे छोटी स्टेट हाईवे कौन सी, नेशनल हाईवे कौन सी है, ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटी का तो जरूर पता होना चाहिए कहां से कहां तक जाती है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। जो नया वाला अपडेट है उसके हिसाब से पड़ेगा, हालांकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं तो आप उसको देख रेफर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। अब देखिए सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो यहां पे हमने कोई महत्वपूर्ण कैनाल बना रखी है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए जो अलग अलग सोर्सेस का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे नहरों का, सबसे ज्यादा नहरें कहाँ बनी है, सबसे ज्यादा कुएं कहाँ बने हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। या हम जो टैंक हैं उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं सिंचाई करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछती है। और साथ में जो विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश जितनी परियोजनाएं हैं, चाहे वो थर्मल पावर के लिए हो, चाहे हाइड्रो पावर के लिए हो, चाहे सोलर पावर के लिए हो, चाहे विंड एनर्जी के लिए हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो, तो उसके लिए क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछा आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। या कोई महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं, उसका कैपेसिटी कितना है। हालांकि कैपेसिटी से क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा, जैसे कुछ का तो फेमस है, जैसे रीवा का अल्ट्रा सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट है, तो वहां पर देखा जाए तो अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है रीवा का, तो वो 750 मेगावाट का, तो ये क्वाइट फेमस है, तो ये तो आपको चलो याद ही है। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में कैपेसिटी नहीं पूछ जाती, क्योंकि कई बार छोटे छोटे प्लांट होते हैं तो उनका याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लो जो देवलौंद में प्लांट है बाणसागर का, उसकी कैपेसिटी कितनी है, हो सकता है आपको याद ना हो, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी रिटेन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश में विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटीज कहां पे है ना, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। या अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, गैर नवीनीकृत क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऑलराइट, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। अब देखिए कृषि की बात करें तो स्पेशली आपको यहाँ पर, हालांकि बहुत ज्यादा चीजें कृषि में अपने को याद नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि में आपसे पूछ लिया कि चलो ये बताओ कि हमारे मध्य देश में जो रबी फसल है, खरीफ फसल है, वो कौन कौन सी है ना। ये मध्य प्रदेश में चावल की खेती कहाँ ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कहाँ पे होती है, मालवा का अंचल कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी की बात पूछी जा सकती है, जो कि कृषि की बात की है तो मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी का जो मेनली अंचल है वो कौन सा है ना।
तो ये पता होना चाहिए। या लाल पीली मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी का जो मेजर रीजन मध्य देश में कहाँ पे है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो यही चीज, स्पेशली मिट्टी वाला पोर्शन यहाँ पे अलग से टॉपिक तो नहीं दिया, लेकिन आपको ये बड़े ध्यान से पढ़ना है। गॉट द पॉइंट। चलिए अगला टॉपिक है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। अब देखिए भारत एवं विश्व के भूगोल की यदि हम बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें दोनों ही दिया हुआ है ना, और दोनों ही टॉपिक आपको पढ़ना है। नाउ हमारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन है कि कहां से पढ़ें। देखिए विश्व का भूगोल पढ़ने के लिए हालांकि बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा यदि आपकी इनकेस छठी और 7th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक कहीं से अरेंज हो जाए फोटोकॉपी, तो आप उससे यदि पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा, उतने से आपका काम चल जाएगा, है ना। इतना ज्यादा डीप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछता है, उतने से आपका पर्याप्त काम चल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के लिए बात करें तो यहां पे वर्णवाल की बुक तो आती है, आप पेरियार की बुक को भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां पर एनसीईआरटी रेफर करने के लिए बोलता हूं। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ सकें तो ये काफी इफेक्टिव होता है, लेकिन आप यहां पर पेरियार या वर्णवाल जैसी किताबों को भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि माजिद हुसैन का नाम भी लोग लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है माजिद हुसैन काफी लेंदी किताब है, लेकिन आप पढ़ सकते हो इन केस यू वांट। भौतिक भूगोल की बात करें, यह है फिजिकल ज्योग्राफी। ये सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी में बड़े आराम से मिल जाएंगे। भौतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक प्रदेश हैं। हालांकि एनसीईआरटी आप बोलोगे कहां से कहां तक पढ़ें, तो 10th तक की एनसीईआरटी छठी से स्टार्ट करो और 10th की एनसीईआरटी पढ़ो। प्राकृतिक प्रदेश हैं, ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। भौतिक विशेषताएं प्राकृतिक प्रदेश की जब बात करते हैं तो भौतिक भूगोल में आप आमतौर पर जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या कैसे भारत का कितना है, कहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन में वन है, खनिज संपदा है, कौन से महत्वपूर्ण खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। हालांकि बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़ना, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जल कृषि, कृषि तो आपको पता होना चाहिए कृषि के बारे में। वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, ये सारा इसमें लिख लिया है। तो यही टॉपिक देख रहा है तो काफी लेंदी है प्राकृतिक संसाधन वाला। यदि आप इसको कर सकें तो टाइम थोड़ी लगेगा, लेकिन आप इसको बड़े एहतियात से करिएगा। सामाजिक भूगोल में यहां पर सेंसस का पूछा है, सेंसस करके जाना आप, यहां से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे आते हैं। सेंसस को याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप 4-6 बार रिवाइज करोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। लेकिन सेंसस से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है। मुश्किल 2-3 पेज में आपका एक कंपाइल हो जाएगा, तो उसको आप करना, बार बार रिवाइज करना। लिंगानुपात कहाँ सर्वाधिक है, कहाँ सबसे कम है। साक्षरता में क्या क्या काउंट किया आता है, साक्षरता में किस एज ग्रुप के लोग काउंट किया आता है। आपको बताना चाहिए साक्षरता जो है 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन्हीं को काउंट किया आता है, ये पता होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में अभी हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे और बजट के जो रिसेंट डेटा हैं उसको भी थोड़ी सी आप रेफर कर सकते हैं। हमारी जीडीपी कितनी है, ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों में पूछे आ सकते हैं, है ना। आर्थिक भूगोल, आर्थिक गतिविधियों में एक चीज और पूछा सकता है, कौन सी चीज का शेयर कितना है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का शेयर कितना है, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था। सर्विस इंडस्ट्रीज का शेयर कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा सकते हैं। थोड़ी सी ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी होगी। आर्थिक भूगोल की बात करें, प्राकृतिक मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। वेल देखिए उद्योगों की बात करें, जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं हमारे भारत में, वो किसी चीज के हों, चाहे टेक्सटाइल के हों, चाहे वो कोल के हों, चाहे वो आपके बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों, कुछ भी हो, ये सारे उद्योग आपको यहां पर ध्यान से पढ़ना है। महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं भारत की वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं। विश्व के और यातायात के साधन के अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे अभी हाल ही में स्कीम्स लॉन्च की गई हैं इस क्षेत्र में यातायात को बेहतर करने के लिए। तो ये चीजें भी थोड़ी सी आपको यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। अब देखिए विश्व के महाद्वीप से जुड़े हुए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो गया। तो महाद्वीप में जैसे पूछा सकता है आप लोगों से, सबसे ज्यादा ऊंची चोटी कौन, मतलब कहाँ पे है, एशिया की सबसे छोटी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे छोटी कौन सी है, अफ्रीका में बहने वाली नदी जो है नील नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है, ब्लैक नील है, व्हाइट नील है, उन दोनों आपस में खार्तूम में मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे एग्जाम में। जो नील नदी है वो कायरो में जाके कहाँ पे गिरती है, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी में पूछा सकता है। आपसे पूछा सकता है 2-4 स्टेट के नाम। स्टेट का मतलब यह है कि जल डमरू मध्य के बारे में पूछा सकता है कि चलो बताओ पाक स्टेट कहाँ पे है। आपसे पूछा जाएगा चलो सुंडा स्टेट कहाँ पे है ना, मलक्का स्टेट कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकते हैं। थोड़ी सी आपको इसको तैयार करके रखिएगा, ये चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कौन सा महासागर कहाँ पे है,
पर्वत कौन सा कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। कई बार बेसिकली आप इसके लिए एटलस का इस्तेमाल करिए। एटलस में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह का एटलस आप खरीद लीजिएगा, उससे आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलस आपके पास होना ही होना चाहिए, और हो सके तो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप, फिजिकल ज्योग्राफी वाला फिजिकल मैप जो है आप एक अपने दीवार में लगा दीजिएगा। तो फिजिकल मैप में ये पता होता रहेगा आपको कि कौन सा ओशन कहां पे है, कौन सी पहाड़ी कहां पे है, कौन सी रेंज कहां पे है। तो ये सुबह शाम आप देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। विश्व के प्राकृतिक संसाधन ये काफी महत्वपूर्ण है, जो रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज में आप बोलेंगे किस तरह से क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे, पूरे वर्ल्ड का याद करना पड़ेगा ना? नहीं, इतना डीप नहीं याद करना पड़ता, लेकिन कुछ से पूछा आता है। जैसे मान लो कोल का सबसे ज्यादा रिसोर्स कहां पे है दुनिया में, है ना, सबसे बेहतर प्रकार की कोल की वैरायटी कौन सी है। पूछा सकता है डायमंड की सबसे बड़ी माइन कहां पे है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका किम्बरले माइन किस लिए फेमस है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन में और भी कई क्वेश्चन है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें तो हमारे देश में न्यूक्लियर मटेरियल कम है, लेकिन बाकी जो देश हैं वहां पर, स्पेशली कनाडा की बात करें, वहां पर अच्छा न्यूक्लियर मटेरियल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसके पास जो न्यूक्लियर यूरेनियम वगैरह काफी अच्छा है। तो वो चीजें पूछा सकते हैं आप लोगों से। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। भारत के पास थोरियम की पर्याप्त प्रचुर मात्रा है, स्पेशली केरल और राजस्थान में। लेकिन जो बाकी न्यूक्लियर मटेरियल हैं, चूंकि थोरियम को आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, थोरियम का इस्तेमाल आप फास्ट ब्रडर रिएक्टर के साथ करते हो, लेकिन बाकी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं, तो आप बाकी चीजों को यहां पर तैयार कर सकते हैं। परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में देखा है, तो ये चीजें आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन से परंपरागत है, कौन से गैर परंपरागत है। अभी हाल ही में गैर परंपरागत के लिए हमने जो टारगेट रखा है 175 गीगावाट के लिए, तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग तैयार कर रखिएगा। इसमें सूर्य का कितना शेयर है, विंड का कितना शेयर है, ये चीजें यदि आप देख सकें तो काफी अच्छी बात होगी, है ना। अगला है यहाँ पे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। अब देखिए, पांचवा टॉपिक है इसमें राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें लक्ष्मीकांत से बेहतर कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्मीकांत एक बेस्ट किताब है। डीडी बसु जैसी किताबों को मैं रेफर करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि डीडी बसु एक लंबी किताब है, उसको आप पढ़ोगे तो शायद बहुत सारा टाइम आपका जाया जाएगा, हो सकता है कुछ लैंग्वेज भी आपको समझना है, लेकिन लक्ष्मीकांत यहां पे बेस्ट है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है लक्ष्मीकांत से, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय निकालिए और वहीं से पढ़ लीजिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नगरीय प्रशासन, लेकिन यहां पे कुछ चीजों को आपको स्पेशल अटेंशन देना है। ऐसे राज्य में हम देखें तो उच्च न्यायालय के जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, जैसे विधानसभा में जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं, मनी बिल क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपको थोड़ी पता होना चाहिए। कहां पे लाया सकता है, कितने दिन के लिए क्या होता है। विधानसभा में अपर हाउस, लोअर हाउस क्या होता है। अपर हाउस में आपको पता होना चाहिए विधान परिषद जो होती है वो कहां कहां कितने राज्यों में प्रेजेंट टाइम में है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कौन कौन सी कमेटीज आई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी की शुरुआत हुई, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आती है, सिंघवी कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। तो ये सारे जो कमेटीज हैं इसको थोड़ी पढ़ लीजिएगा। 5-6 कमेटी हैं तकरीबन पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप करने के लिए, तो ये 5-6 कमेटीज को पढ़ लेना और साथ में पढ़ लेना कि उनकी रिकमेंडेशन क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, और बाकी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो आइटम्स हैं उसको भी आप पढ़ लेना, ये भी कई बार पूछ लिया आता है ना। तो ये रहा राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में। राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनांगीय जनगणना, देखिए मध्य प्रदेश का सेंसस स्पेशली पढ़ लेना। कहां पर शेड्यूल ट्राइब की आबादी सर्वाधिक है, परसेंटेज में या संख्या में। शेड्यूल कास्ट की आबादी सर्वाधिक है, परसेंटेज संख्या में। हमारे यहाँ सेक्स रेशियो सर्वाधिक कहां पे है, सबसे कम कहां पे है, या मध्य देश में लिटरेसी सर्वाधिक कहां पे है, सबसे कम कहां पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं, तो ये चीजें आप, हालांकि आपको पढ़ना ही है, 2-3 पेज में सारा कंपाइल हो जाता है। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास की बात करें तो यहां पे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा आता है तो यही पूछा आता है किस सेक्टर का पार्टिसिपेशन कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, तृतीय क्षेत्र का कितना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा आता है। और साथ में आर्थिक विकास में जो महत्वपूर्ण स्कीम अभी लॉन्च की गई है, हालांकि इसके लिए अलग टॉपिक है, मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जनजातियां, जातियां, राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन यहां पर भी क्वेश्चन पूछा आ सकते हैं। प्रमुख उद्योगों में यही पूछा आता है कौन से उद्योग कहां पे हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है पता होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्रियल एरिया कौन से जिले में स्थित है। जैसे मान लीजिए पूछा गया आपसे लेह गढ़वा औद्योगिक क्षेत्र जो है कौन से जिले में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछाते हैं। पीथमपुरा कौन से जिले में है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये कहां से पढ़ोगे आप? लक्ष्मीकांत से आप संवैधानिक व्यवस्था पढ़ोगे। राज्य की अर्थव्यवस्था में जो बेसिक है जनांकी वगैरह, ये आप वही है भदौरिया किताब ले लेना, या तो आप रूप सिंह वाली किताब पढ़ लेना, उससे आपको पर्याप्त कवर हो जाएगा, है ना। अगला आपके सामने है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। कहां से पढ़ोगे आप? इसको पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत से बेहतर किताब नहीं मिल सकती है। इसे भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप बोलते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मिल जाएगा वहां पे। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है वो A to Z याद होनी चाहिए। 1919-1935 को जब तक याद ना हो जाए तब तक आप लगातार इसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। संविधान सभा क्वेश्चन पूछा गया तो संविधान सभा में जितनी कमेटीज बनाई गई थी, जो प्रारूप समिति थी, इसके अलावा बहुत सारी और भी कमेटीज बनाई गई थी, वो सारी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे ये पता होना चाहिए। प्रारूप समिति जो थी, जिसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, वहां पर प्रारूप समिति के जो मेंबर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद की यदि हम बात करें तो ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना है। कहां से? लक्ष्मीकांत से। संसद वगैरह में थोड़ा सा जो बिल वगैरह है उसको थोड़ी ध्यान से पढ़ेगा, है ना। कौन से बिल कहां लाए जा सकते हैं, कौन से बिल के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, कौन से बिल कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये चीजें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। थोड़ी सी ध्यान से पढ़ेगा, एहतियात से पढ़ेगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात करें तो यहां पर सीधा का सीधा आर्टिकल ही पूछ लिया आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज गठन के लिए बात कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में इसके बारे में बात की गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल भी थोड़ी सी आपको ध्यान देकर पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे जो गांधीयन सिद्धांत है या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है या उदार बौद्धिक सिद्धांत है ना, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए कौन सा किस में आता है। कर्तव्य की बात करें आर्टिकल 51 और स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आया, तो ये चीज आप याद रखना, कौन से अमेंडमेंट से आया गया ये याद रखना। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार बड़े एहतियात से पढ़ना है आपको, सारे आर्टिकल याद होने चाहिए मौलिक अधिकार की। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे आर्टिकल एक तरफ से आपको याद होने चाहिए, तभी जाके यहाँ पे बात बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल भी पूछ ले आते हैं कौन सा किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ऑलराइट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है किसके खिलाफ लाया सकता है, परमादेश किसके खिलाफ लाया सकता है ना। तो जो रिट वाला पोर्शन है ये आपको बड़े एहतियात से पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप कितनी बार रिवाइज कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि भूलता बहुत तेज से है। संवैधानिक संशोधन में मैं नहीं कहूंगा आप सारे संवैधानिक संशोधन पढ़ लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है उसको आप पढ़ लेना। लेकिन पिछले अभी हाल ही में जो पिछले 8-10 संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो एटलीस्ट आप पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। हालांकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाला जो संवैधानिक संशोधन है उसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन आप इसको भी पढ़ के जाना, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अभी बैकवर्ड क्लास कमीशन का फॉर्मेशन किया गया, उसको किस संवैधानिक संशोधन से किया गया ये याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक व्यवस्था, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लोगे। तो ये सारे टॉपिक किसके हैं? पॉलिटी के हैं। इसके बाद इकोनॉमी का टॉपिक आया, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप रमेश सिंह जैसी किताबें रेफर कर सकते हैं। रमेश सिंह की किताब इसके लिए बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारा रमेश सिंह पढ़ने लग जाइए। जो टॉपिक यहां पे दिए हैं सिर्फ वही टॉपिक आपको रमेश सिंह से पढ़ना है। आयात एवं निर्यात के लिए उससे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप उसके लिए उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रिसेंट ताजे रिपोर्ट है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें आयात और निर्यात की आपको इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादा अच्छा मिल जाएगा कि हमारे भारत में कितना आयात किया गया, कौन से देश से हमने सर्वाधिक आयात किया है, कौन से देश को हम सर्वाधिक निर्यात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं, कितना डिफरेंस है आयात और निर्यात में। ये चीजें एग्जाम में पूछाती हैं, तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है। साथ में जो फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें बीते कुछ दिनों में काफी उछाल आया है, उसको भी विदेशी मुद्रा निवेश जो है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कहां से एफडीआई सर्वाधिक आती है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकते हैं ना। बाकी आप पढ़ोगे, लेकिन ये चीजों को थोड़ी ज्यादा अटेंशन देना है। विदेशी संस्थाओं में, वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है, सेबी है, एनएसई है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान में जैसे आपका पेटीएम हो गया है ना, ऐसे जो चीजें हैं इसको थोड़ी सी आप पढ़ लेना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है रिजर्व बैंक
इसको आप थोड़े ढंग से पढ़ना, कब फॉर्मेशन किया गया, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से रिजर्व बैंक का गठन किया गया, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं, अभी तक इस समय कितने हैं, 2 बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया है, तो आपको याद रखना है। अभी हाल ही में हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 2 बैंक को हम प्राइवेटाइज करने वाले हैं, तो ये चीजें भी थोड़ी सी न्यूज में जो है ये भी आपको पढ़ना है। तो न्यूज से भी थोड़ी अपने आप को अपडेट करना है। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ लेना। एनएसई वगैरह है, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स क्या होता है ना, निफ्टी क्या होता है, ये सारी चीज थोड़ी पढ़ लेना। सेंसेक्स की बात करें जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको शो करता है, उसके इंडेक्स को शो करता है। निफ्टी की बात करें जो एनएसई का होता है उसमें जो 50 कंपनीज है उसका शो करता है। तो ये सारी चीज आपको थोड़ी पता होना चाहिए ना। इसके लिए यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो रमेश सिंह से पढ़ लेना, रमेश सिंह मिल जाएगा। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण। वेल देखिए, विज्ञान एवं पर्यावरण ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं या नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको इतना परेशान हो जरूरत नहीं है। 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाना और एक तरफ से पढ़ना, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो 9th की एनसीईआरटी पढ़ लेना साइंस की, उससे आपका काम हो जाएगा। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो ये आप गूगल कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। इन केस आप चाहते हो किताब से पढ़ना चाहते हो तो रवि अग्रहारी की एक टाटा में ग्रहल की बुक आती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। लेकिन आपको पूरी रवि अग्रहारी किताब नहीं पढ़ने लग जाना है, जो टॉपिक इसमें दिए हैं सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता जो है ये मिल जाएगा आपको, पर्यावरण वाला टॉपिक उसमें अग्रहारी मिल जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हालांकि ये टॉपिक जो है एनवायरमेंट के थोड़ी हैं, अब आपको मैं शंकर आईएएस पढ़ने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन इन्वायरमेंट की किताब आती है एनसीईआरटी 11th की शायद है, आप उसको पढ़ लेना, वहां से भी कुछ टॉपिक आपको मतलब कुछ क्या सारे ही मिल जाएंगे वहां पे। पोषण, आहार एवं पोषक तत्व ये तो आप 10th में मिल जाएगा। मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीकी जो है ये थोड़ा सा अलग है, टेक्नोलॉजी वाला है, तो ये रवि अग्रहारी में रेफर करना। खाद्य प्रसंस्करण जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो आपको वहां मिल जाएगा। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसके लिए थोड़ा सा कोशिश करना, करंट अफेयर की कोई मैगजीन है या विजन आईएएस वगैरह की किताब को रेफर कर लेना, वहां की मैगजीन्स को रेफर कर लेना। वहां पे जो स्वास्थ्य हेल्थ पे जो प्रोग्राम्स हैं उसको बताए गए हैं वहां पे। ऐसा अब इसमें आयुष्मान भारत योजना वगैरह है, तो ये सारी चीज थोड़ी तैयार करना। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, तो ये प्रबंधन जो है ये जो अपना है ये थोड़ी सी आपको तैयार करना पड़ेगा, तो ये भी आपको इन्वायरमेंट की किताबें मिल जाएगा, है ना। तो ये रहा विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए। विज्ञान एवं पर्यावरण में मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में, इसमें प्रबंधन की यदि हम बात करें, प्राकृतिक आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट ये तो है ही है, प्रदूषण भी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है या इसका जो प्रोविजन है ये थोड़ी सी आप पढ़ के जाना, बिकॉज यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है। प्रदूषण की बात करें तो यहां पे आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जो अभी हाल ही में जो कई सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं, मॉनिटर प्रोटोकॉल है, कार्टाजना क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारे प्रोटोकॉल एक बार पढ़ के जाना आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है, तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला यहां पे है अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। नेशनल इंटरनेशनल जो यहां पे इवेंट्स हुए हैं, करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर मोस्टली 1 साल का पढ़ने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि 2 साल तक का करंट अफेयर पूछा गया है। तो 1 साल तो आप बढ़िया से पढ़ना है ना। यदि मान लीजिए एग्जाम अप्रैल में होता है तो आपको यहां पे तकरीबन कह सकते हो फरवरी नहीं बल्कि पूरा आप 2021 सारा 2021 का करंट अफेयर और साथ में 2022 में जनवरी का तक का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। इसके लिए इतना पर्याप्त है ना। बहुत ज्यादा आपको करंट अफेयर ये नहीं कि पूरा का पूरा रटने लग जाइए, तो ये करंट अफेयर आप रेफर कर सकते हैं। अभी से आप न्यूज़पेपर को थोड़ा देखते रहना, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलिसीज वगैरह हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, या कुछ महत्वपूर्ण जो रिसेंट डेवलपमेंट है, जैसे ओमिक्रॉन क्या होता है, ओमिक्रॉन वायरस है, या ऐसे जो वायरस है वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, ये क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें थोड़ी सी पूछी जा सकती हैं, तो ये थोड़ा आप तैयार कर लेना। भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है, जैसे मान लो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, मध्य प्रदेश की बात करें विश्वमित्र पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो ये विक्रम पुरस्कार है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, रिवाइज करते रहना है। खेल संस्थाएं कौन सी कहाँ पे स्थित हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो खेल संस्थाएं, बैडमिंटन कहाँ पे है, या जो भी है, जो भी संस्थाएं मध्य प्रदेश में है, ये यहाँ पे बहुत बड़ा तो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये भूलता बहुत ज्यादा है, तो आप कोशिश करें इसको 8-10 बार रिवाइज प्रॉपर तरीके से करते रहे बीच में, तो आपको याद हो जाएगा, है ना।
चलिए, तो ये रहा आपका, लेकिन मध्य प्रदेश का भी करंट अफेयर आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के लिए आप यहां पे रोजगार निर्माण को रेफर कर सकते हैं। हालांकि बहुत परेशानी जरूरत नहीं है, एग्जाम जब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी समय बहुत सारी कोचिंग वाले ऑलरेडी अपना करंट अफेयर रिलीज करते हैं। तो मार्केट में जाओगे तो आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की भरमार लग जाएगी, तो बहुत ज्यादा टेंशन उसकी लेने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना। वरना मैं एक वीडियो बनाऊंगा 2-3 घंटे का मध्य प्रदेश का, तो आप उसको देख लेना, तो उससे भी आपको बहुत सारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि वहां पे भी आप पीएचडी करने लग जाओ, है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ई कॉमर्स है। देखिए, इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो यहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। मैं यहां बहुत सारी चीजें आप नहीं कहूंगा, लेकिन मार्केट से आप कोई भी, बहुत सारी किताबें ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि पिछले साल ही आ गई थी। पुणेकर है, महावीर है, इवनली बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने अपनी अपनी किताबें रिलीज की हैं। तो आप कोई भी किताब उठा लो, उसी से पढ़ लो, बहुत ज्यादा इसे परेशान हो जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, हो सकता है कि बहुत सारी चीज समझ भी ना आए, तो जो चीज समझ ना आए उसको छोड़ते चलो, और जो चीजें लगे कि आपने कभी सुना है उसको, उसमें जो डाउट है वो आप वहां पे कंफर्म कर लो। हालांकि बहुत सारा अच्छा किताबें तो लिखा नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा मार्केट पे किताबें कोई मिला नहीं कि मैं आपको बोल सकूं ये किताब बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, ये काम चलाओ, आप देख लेना थोड़ा सा। बाकी चीजें यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां से आपका काम हो जाएगा, है ना। चलिए, इसके अलावा लास्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें कुछ टॉपिक आपको शायद आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्टली टॉपिक जो है लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। खाद्य संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ऐसे टॉपिक हैं वो जब आपको ना मिले तो उसके लिए आप रेफर कर लेना, गूगल कर लेना। वैसे आप यहां पर पुणेकर की किताब आई है, पुणेकर किताब मैंने देखा है, वहां पे हालांकि काफी लेंदी बना रखा है उन्होंने, तो एक्ट वगैरह सब डिस्कस कर रखा है। तो पुणेकर की किताब के जो एमसीक्यूज हैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और जो फैक्ट है उसके लिए थोड़ा सा किताब पढ़ लेना, हो सके तो जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। बहुत ज्यादा टाइम तो मत देना, लेकिन आप उससे पढ़ लेना, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी। तो हमने बता दिया आप लोगों से क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि आप 2020 का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको एक बार आप फिर से देखना, क्योंकि वो इसी पैटर्न पे है 2020 वाला प्रीलिम्स का पेपर। तो आपको 2021 की लगभग आइडिया मिल जाएगी, क्योंकि 2020 में पैटर्न चेंज किया गया था, तो 2021 में आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो 2020 का प्रीलिम्स का पेपर आप 2-4 बार देखिएगा तो आपको लगभग आइडिया मिल जाएगी बेसिकली पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो ये रहा डिस्कशन। इन केस आप लोग मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे प्लेटफॉर्म में शाम को 4 बजे लाइव क्लास होती है, तो उसके लिए आपको वहां से बेनिफिट मिल जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए बेस्ट चीज है, और किसी भी कोचिंग में अभी तक इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं किया गया है, तो आई एम श्योर वो आपको बेनिफिट देगा। जहां तक ये बात है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ये टॉपिक जो है वो कवर करने के लिए कुछ ही दिनों में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फटाफट जल्दी आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो आई एम श्योर आने वाले कल में आपको उससे बेनिफिट जरूर मिलेगा, है ना। तो आप उसको जरूर देखिएगा। आने वाले कल में जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। इन्फॉर्म बल्कि आप राम सोनी एमपीपीएससी नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लेना, जहां पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, और बाकी जो भी अपडेट होते हैं वो वहां शेयर किए आते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, तो यहां से भी आपको वहां पे अपडेट हम दे देंगे। बेसिकली वो कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यूट्यूब में तो हम देते ही रहेंगे। तो डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यदि आपके पास कोई फर्दर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।